नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एसिड, बेस और साल्ट इस चैप्टर का सीरीज को चला रहे हैं, यानी इसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एसिड, बेस और साल्ट इस जो टॉपिक है, जो केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका पार्ट 1 को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने अम्ल का जो डिफिनीशन दिया गया है, अम्ल किसे कहते हैं, किस वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, इन सभी विषय के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम पार्ट 2 में अम्ल का जो प्रकार है, यानी टाइप ऑफ एसिड्स, उसी के विषय में हम लोग डील कर रहे हैं, यानी कि पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले जैसे पूछा जाए आपसे कि एसिड्स के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, एसिड्स को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में जो बांटा गया है, जिसमें एक नाम है स्रोत के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, यानी स्रोत के आधार पर कैसे कैसे जो है सो एसिड हमें प्राप्त होंगे। तो एक टाइप हो गया एसिड का, क्या, स्रोत के आधार पर। दूसरा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, उसमें पता लगाने के भी आधार पर एसिड को मतलब दूसरे पार्ट में बांट दिया गया है। तीसरा जो पार्ट्स है वो है H+, यानी हाइड्रोजन आयन के त्याग करने के आधार पर, यह भी एक प्रकार होगा। चौथा टाइप है जलीय विलयन में एसिड की मात्रा के आधार पर। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ एसिड्स में कि एसिड को कितने भागों में या कितने प्रकार में इसे बांटा गया है, तो हमेशा रखिएगा 4 भागों में इसे बांटा गया है, जिसमें एक है स्रोत के आधार पर, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, तीसरा H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन के त्याग करने के आधार पर, और चौथा है जल में विलयन एसिड की मात्रा के आधार पर, यानी जल में जो एसिड जो घुले होते हैं उस आधार पर भी एक भाग में बांटा गया है। अब अगेन ये जो सोर्स के आधार पर है, इसे 2 भाग में बांटा गया है, जो एक होगा कार्बनिक अम्ल, दूसरा होगा अकार्बनिक अम्ल, यानी कि एक कार्बनिक अम्ल, दूसरा जो अकार्बनिक अम्ल है, इसी को हम लोग खनिज अम्ल भी नाम कहेंगे या दिया गया है। यानी सोर्स के आधार पर कितने प्रकार के, 2 भाग के, एक होंगे कार्बनिक अम्ल, दूसरा अकार्बनिक अम्ल, या इसी को खनिज अम्ल भी कहेंगे, यानी मिनरल एसिड्स। दूसरा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर था, इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है ऑक्सी एसिड्स, इसका हिंदी भी होगा ऑक्सी एसिड्स, दूसरा है हाइड्रा एसिड्स, इसका हिंदी भी होगा हाइड्रा एसिड्स। तीसरा जो है H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन के त्याग करने के आधार पर, तो इसमें को भी 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें एक है प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड, यानी कि कमजोर अम्ल। चौथा जो टाइप था विलयन, जो जल होते हैं उसमें एसिड की मात्रा के आधार पर, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें एक है सांद्र अम्ल, जिसका इंग्लिश होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा है तनु अम्ल, जिसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। ये हो गया एसिड का प्रकार। अब हम लोग इस कार्बनिक अम्ल क्या होता है, अकार्बनिक अम्ल क्या है, इसे एक एक करके पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग जो एसिड के प्रकार पढ़े हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि स्रोत के आधार पर कितने तरह का एसिड होता है, तो 2, एक है कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है अकार्बनिक अम्ल यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पूछा जाए कि कार्बनिक अम्ल किसको कहते हैं, तो कार्बनिक अम्ल एक ऐसा अम्ल जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत से, यानी नेचुरल जो सोर्स है उससे प्राप्त होते हैं, यानी वैसा अम्ल जो नेचुरल सोर्स से, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, उसी हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। दूसरा, जैसे प्राकृतिक स्रोत, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध दही हो गया, जैविक पदार्थ हो गया, इस तरह के जो चीज़ होते हैं, इन सभी को हम लोग कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत रखा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसी में से जैसे सेट्रिक अम्ल है, इसका सूत्र होता है C6H8O7, एसिटिक अम्ल है CH3COOH,
लैक्टिक अम्ल है C2H4OH COOH, यह इस सभी अम्ल का जो उपयोग है ये सभी को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे पूछा जाए दूध दही में कौन सा अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल है, सेब में कौन सा अम्ल है तो मैलिक अम्ल है, पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें कौन सा है तो उसमें सोडा वाटर होता है, ये कार्बोनिक अम्ल होता है। उसी तरीके से पूछा जाए जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें किस तरह का होता है अम्ल तो उसमें होता है सिट्रिक अम्ल। उसी तरह सिरका अचार में एस्टिक अम्ल। इस तरीके के जो भी हम लोग नेचुरल सोर्स होते हैं उन सभी को कार्बनिक एसिड में रखेंगे। सभी के उपयोग को हम लोग अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा है अकार्बनिक अम्ल यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड, इसी का दूसरा नाम है खनिज अम्ल यानी कि मिनरल्स एसिड्स। ये क्या होता है तो ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं होते हैं, यानी प्राकृतिक स्रोत से जो अम्ल प्राप्त हो उसे कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं हो उसे कहेंगे इनऑर्गेनिक एसिड या उसी को कहेंगे मिनरल एसिड। दूसरा इसी में रखिएगा ध्यान कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं हो बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिज से प्राप्त किया जा सकता है, यानी अकार्बनिक जो तत्व होते हैं उस प्रकार के तत्व खनिज से प्राप्त किया जा सके उसी को कहेंगे अकार्बनिक अम्ल। जैसे में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसी तरीके से दूसरा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये सभी जो है सबसे प्रमुख या सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा अम्ल माना गया है, इस कारण इन्हें बेंच एसिड भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन से ऐसे अम्ल है या एसिड है जिसे बेंच एसिड भी कहेंगे, तो आप लोग रखेंगे ध्यान नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इन सभी को बेंच एसिड भी कहा जाता है। दूसरा जो टाइप था हम लोग का दोस्तों एसिड का वो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं उसकी उपस्थिति को बताने के आधार पर भी एसिड को बांटा गया है। इसमें भी दो तरह का था, एक था ऑक्सी एसिड्स, दूसरा था हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड क्या होता है तो वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से, यानी वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निश्चित ही जुड़ा हो, इसको रखिएगा ध्यान, तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित हो। कहने का मतलब है ऑक्सी एसिड उसी को कहा जाता है जिस एसिड में एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निश्चित ही जुड़ा हो संयुक्त रूप से। इस दोनों के अलावे कम से कम एक एलिमेंट निश्चित होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे H3PO4, यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और एक जो है P नाम का एलिमेंट भी है फॉस्फोरस। उसी तरीके से H भी है, O भी है, यानी कि हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और N जो है नाइट्रोजन एलिमेंट भी है। इस तरीके का जो भी मिलेगा वो सब ऑक्सी एसिड्स में आएंगे। दूसरा जो टाइप है वो है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड जो है वो किसे कहेंगे, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ऑक्सी एसिड्स में क्या था, ऑक्सीजन निश्चित था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, तथा हाइड्रोजन हैलोजन समूह के किसी तत्व से जुड़ा हो, यानी इसमें सीधा सा कंडीशन है हाइड्रा एसिड उसी को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो होगा वो निश्चित रूप से एक हैलोजन समूह के जो तत्व होते हैं, हैलोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसी से जुड़े होंगे। जैसे हैलोजन ग्रुप के तत्व कौन होंगे तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, इस तरह का जो तत्व है ये सभी हाइड्रोजन समूह हैलोजन समूह में आते हैं। जैसे में देखा जाए HCl, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ देखिए Cl क्या है तो हैलोजन समूह का तत्व है। उसी तरीके से HF क्या है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ F क्या है फ्लोरीन, ये हैलोजन समूह का तत्व है। और HBr यानी ब्रोमीन, यहाँ HBr जो होता है इसको हाइड्रोब्रोमिक कहते हैं एसिड। यहाँ भी देखिए Br ब्रोमीन है और प्रत्येक में हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा जो होगा हम लोग का वो इसमें आगे पढ़ रहे हैं।
दोस्तों तीसरा जो टाइप है एसिड का, उसका नाम है हाइड्रोजन आयन यानी H+ त्याग करने की क्षमता के आधार पर। हाइड्रोजन आयन त्याग करने की जो क्षमता होता है उस आधार पर एसिड को दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम होगा प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित यानी आयोनाइज हो जाती है, यानी वैसा अम्ल जो किसी विलयन में यानी जल वाला विलयन होना चाहिए, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसी को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और इस प्रकार का जो अम्ल होता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होती है उसमें प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता उच्च होती है यानी कि हाई होती है। दूसरा, जैसे कि एग्जाम्पल में पूछा जाए तो H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, इस तरह का जो भी स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है यह सब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। सीधा रखना है ध्यान, प्रबल अम्ल जो होती है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनाइज हो जाए यानी घुल जाए, उसी को कहेंगे हम लोग क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उसमें प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता उच्च होती है। इस लाइन को निश्चित रखेंगे ध्यान। दूसरा जो अम्ल है वो है दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। वीक एसिड जो होता है वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से, यहाँ आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा, आंशिक रूप से आयोनाइज होता है। इसमें क्या था? जलीय विलयन में पूरा घुल जाता था। इसमें क्या था? जलीय विलयन में घुलेगा लेकिन पूरा नहीं, आंशिक रूप से घुलेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वीक एसिड यानी कि दुर्बल यानी कमजोर अम्ल भी कहेंगे इसे। इस तरह का जो अम्ल होता है उसमें प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता निम्न होती है। यानी इसमें कभी भी अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों में प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता किसकी उच्च होती है? तो उच्च हमेशा रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का और निम्न किसका होगा? तो वीक एसिड का। एक और चीज रखिएगा ध्यान जो हम दूसरे नोट में यहाँ लिखे हैं, पीएच मान जो होगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में किसका ज्यादा किसका कम होगा? तो हमेशा रखेंगे पीएच मान वीक एसिड का ज्यादा होगा कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी पीएच मान जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है प्रबल अम्ल का दुर्बल बल की अपेक्षा दुर्बल यानी कि वीक एसिड की अपेक्षा हमेशा कम होता है। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि दुर्बल जो अम्ल होते हैं वीक एसिड, उसमें आएंगे एस्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इस तरह का जो भी आता है सब दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। चौथा और आखिरी टाइप था एसिड का जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, यानी जलीय जो विलयन होते हैं सोल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें जो अम्ल है उस कितनी मात्रा है उस आधार पर भी हम लोग अम्ल को बांटे हैं। उस आधार पर भी दो तरह का होता है, एक होता है सांद्र अम्ल जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, दूसरा है तनु अम्ल जिसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं मोटा और इसको कह सकते हैं पतला। सीधा रखिएगा ध्यान। यानी सांद्र अम्ल क्या होता है? मोटा होता है। तनु अम्ल क्या होता है? तो ये पतला होता है। क्या होता है यह? तो सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो, यानी विलायक की जो तुलना होती है विलायक की अपेक्षा इसमें अधिक मात्रा हो, उसी को कहेंगे सांद्र अम्ल। उसी तरह तनु अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। इसे आप बहुत ही बार मैक्सिमम टाइम इसे पढ़े, चूंकि यह जो अम्ल है, अम्ल देखने में छोटा है, या ये जो एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं देखने में छोटा पार्ट लगता है लेकिन बहुत बड़ा पार्ट है। इसी पार्ट का यानी एसिड का ही हम लोग पार्ट थर्ड लाएंगे जिसमें एसिड का बहुत सारा एसिड बताएंगे, उस एसिड का कहाँ उपयोग होता है, कहाँ से हम लोग एसिड प्राप्त करते हैं, एसिड कैसे बनेगा, कहाँ उसका उपयोग होता है, उसे हम लोग पार्ट थर्ड में इसी चैप्टर में लाएंगे। यानी केमिस्ट्री का हम लोग पार्ट थर्ड लाए थे जिसमें एक मिनट, केमिस्ट्री का जो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे एसिड बेस और साल्ट, जिसमें पार्ट वन में एसिड के
जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वैज्ञानिक हैं, उनके विषय में पढ़े थे। पार्ट सेकंड में एसिड के प्रकार यानी टाइप ऑफ एसिड पढ़े हैं और उसके गुण को, और तीसरा जो लाएंगे एसिड का उपयोग, नाम और उसके सोर्स को पढ़ेंगे। इसलिए आप तीसरा वीडियो को इसके बाद निश्चित देखेंगे। वो जो वीडियो होगा खासकर जितने छोटे एग्जाम हैं उसमें भी पूछे जाते हैं और बड़े एग्जाम में तो रिटन में पूछा ही जाता है। इसलिए आप इसे बार बार देखें। जो लोग भी इसके पहले का वीडियो को नहीं देखे हैं उसे एक बार देख लेंगे तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।